नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज राहुल गांधी ने संसद के अंदर एक धमाकेदार भाषण दिया। इस भाषण में हंसी मजाक भी हुआ, सीरियस बातें भी हुई और राहुल गांधी ने जिक्र किया चक्रव्यूह का और हलवे का। और यह सब सुनकर एक तरफ सत्ता पक्ष से कोई हंस भी रहा था तो कोई मुंह भी छिपा रहा था। क्या सिचुएशन बनी आज संसद में जब राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया और खत्म किया, तब तक इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, चक्रव्यूह बनाया गया है और हलवा बट रहा है, तमाम बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया। क्या संकेत, क्या संदेश देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई? आज राहुल गांधी के भाषण की जो इनसाइड स्टोरी है वो यही है कि जो उन्होंने अभी तक एक नैरेटिव गढ़ने की जो कोशिश की है, उस नैरेटिव को अपने हर भाषण के साथ वो आगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा अगर कोई अलग प्रतिक्रिया दे रहा था आज राहुल के भाषण को सुनकर के संसद में, तो वो बात को समझते हुए नहीं समझने की कोशिश कर रहा था। मान लीजिए कि कोई उपहास कर रहा है या कोई और प्रतिक्रिया दे रहा है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर अपने उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे जो उन्होंने इसके पहले वाले भाषण में गढ़ने की कोशिश की थी। देखिए, जब बात वो चक्रव्यूह की कर रहे हैं तो चक्रव्यूह और त्रेता युग का जो उदाहरण है उसके जरिए वो कमल के फूल पर आते हैं। चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, वो कहते हैं कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह के नाम से बुलाते हैं और पद्म इस कमल, और कमल के शेप का जो एक व्यूह रचना होता है जो महाभारत के काल में अपने दुश्मनों के खिलाफ योद्धा बनाया करते थे, तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता था। और अभिमन्यु का उदाहरण उन्होंने दिया है कि अभिमन्यु निकल नहीं पाए उस पद्म व्यूह से। लोटस व्यूह जो बनाया गया उससे लोग उसमें होते हैं, हाँ, बात का भी जिक्र। और उन्होंने कहा कि जो पद्म व्यूह होता है वो लोटस के आकार का होता है और वो ऐसा मिलिट्री फॉर्मेशन होता है, सैन्य एक बनावट होती है जिसमें कि अगर योद्धा फंस जाए तो निकलना मुश्किल है। और ये हकीकत है, महाभारत में ये बात लिखी हुई है कि पद्म व्यूह को तोड़ना, चक्रव्यूह को तोड़ना सब योद्धा के बस की बात नहीं थी। उसको केवल कृष्ण, द्रोण, अर्जुन और एक और योद्धा थे जो तोड़ सकते थे। और अभिमन्यु इसीलिए नहीं तोड़ पाए थे क्योंकि उनकी माँ, वो जो कला है तोड़ने की, कृष्ण जब उनकी माँ को सुना रहे थे और गर्भ में अभिमन्यु थे तो वो सुनते सुनते सो गई थी। और इस कारण से अभिमन्यु धनुधर थे, बहुत ही वीर थे, लेकिन वो विद्या जो है वो आदि वो तोड़ते हुए अंदर तो चले गए लेकिन वहाँ से बाहर निकले का रास्ता उनके पास नहीं था। तो इस उदाहरण से उन्होंने अभिमन्यु के रूप में देश की जनता को कहा कि घेर लिया गया है, पर आप अब इस देश की जनता को अभिमन्यु न समझें। वो सरकार को कह रहे हैं कि आपने घेर लिया है, आपने पद्मव्यूह बनाया है। और लोटस जो कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, तो बड़े तरीके से उसे इंट्रोड्यूस किया और साथ साथ ये बताने की कोशिश उन्होंने की कि जो भी उन्होंने 6 नाम लिए कि ये आप लोग हैं, ये 6 लोग जो हैं जो उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है आज की डेट में उसके आधार हैं। और उन्होंने देश की जनता को घेर लिया है। देश की जनता जिसके लिए मुद्दे किसानों के हैं, अग्निवीर के हैं, पेपर लीक के हैं, और वो छटपटा रही है, वो निकलना चाहती है बाहर, और वो अभिमन्यु की तरह उसका वध नहीं कर पाएंगे, वो बाहर निकल आएगी। तो अपने तरीके से उन्होंने कुछ बात कहने की जो कोशिश की, वो आम लोगों को, जिनको वो एड्रेस कर रहे थे, उनको समझ में बात आएगी। और शायद इसीलिए कहा यह जा रहा है हिमांशु की अब हाल के दिनों में राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है उसके ज़रिए वो एजेंडा सेट करने लगे हैं, जिस एजेंडे पे अब विपक्ष अगर एजेंडा सेट करता है तो सरकार रिएक्ट कर रही है। मतलब पहले सरकार एजेंडा सेट कर रही थी और विपक्ष को उसके हिसाब से रिएक्शन, प्रतिक्रिया देनी पड़ रही थी। अब उल्टा कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है, क्योंकि बात चाहे पेपर लीक की हो, चाहे कोचिंग सेंटर में किसी की 3 छात्रों की जो मौत हुई है दुखद उसकी हो, चाहे बात किसान के
जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हो, कैसे सड़क पर बैठे किसान के प्रतिनिधिमंडल को उठाकर संसद में ले आना, प्रतीकात्मक रूप से आप देखिए उन्होंने किस तरह से उस बात को एक एजेंडे के तौर पर लिया कि वो किसान जो दिल्ली में घुसे नहीं पाया था, 7 महीने बाहर बैठा हुआ था और अभी भी शंभू बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसको उठा के उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में ला दिया। तो कोई ना कोई एक रणनीति है जिसके तहत पत्रकारों का जिक्र भी कर दिया। आज पत्रकारों का, हाँ, वो भी हो गया एक। तो आप ये समझ लें कि क्या राहुल गांधी अब एजेंडा सेट कर रहे हैं और क्या ये बहुत अच्छी खबर सरकार के लिए नहीं है। अच्छा, चक्रव्यूह की बात तो हो गई, हलवे वाली बात रह गई। हलवा बट रहा है, किसको बट रहा है, कैसे बट रहा है? और निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो अपना मुंह छुपाते हुए उस वक्त ऐसे करके, या वो हंसना चाह रही थी, या जो भी उनका रिएक्शन था, उस रिएक्शन को किस तरह से समझे हम लोग? देखिए, राहुल की बात पर वो हंस पड़ी और जैसे कहते हैं ना, अरे क्या कह रहे हो भाई, तो उस अंदाज में उन्होंने किया है। खैर वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया थी, क्योंकि वो सामने वाला विरोधी है तो उसको किसी तरह से उसको कमज़ोर करेंगी, चाहे वो उसकी बातों को हल्के में लेकर के या ध्यान न दे करके। अब नेता विपक्ष है तो उनकी बात पर ध्यान देना ही है, लेकिन नेता विपक्ष की तरह बोल नहीं पा रहे हैं, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। लेकिन हम हलवे पे चले उसके पहले आपको हम एक और बात जो उन्होंने कही उस पर लेके चलते हैं। उन्होंने कहा कि आप चक्रव्यूह बना रहे हैं और हम शिव जी की बारात तैयार कर रहे हैं। शिव जी की बारात जो कि चक्रव्यूह से लेगा लोहा, यानी कि चक्रव्यूह बनाम शिव जी की बारात। और ये शिव जी की बारात का जो उदाहरण है, शिव जी से श्रद्धा रखते हैं राहुल गांधी, ये बात वो बताने की कोशिश हर भाषण में भी करते हैं। और जैसे केदारनाथ की यात्रा और हर जगह सोमनाथ की यात्रा और हर जगह काशी विश्वनाथ की यात्रा, वो शंकराचार्य, तो इस तरह से वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक शिव भक्त के तौर पर अपने आप को पोजीशन करें। और कुछ लोग उसमें ऐसे देखते हैं कि भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा है भारतीय जनता पार्टी वाले रखेंगे और भगवान शिव के प्रति जो श्रद्धा है राहुल गांधी और उनकी राजनीति में विश्वास करने वाले लोग रखेंगे। तो खैर बात जो भी हो, तो उन्होंने शिव जी की बारात का जब जिक्र किया तो देखिए शिव जी की बारात का जो उदाहरण आता है तो उसमें मीनिंग ये निकलती है कि शिव जी की बारात में आपने पढ़ा होगा कि उसमें सब लोग होते हैं, हर तरह के लोग, उसमें कोई बंदिश नहीं है ना। उसमें भूत बकाल भी है, उसमें वो पशु पक्षी जानवर, उसमें आप शिव जी के साथ अगर हैं तो आप बस आप हैं, आप मदमस्त हैं, चले जा रहे हैं। और उनकी बारात जो है वो मस्त मौला बारात है और उसमें एक इक्वालिटी का भाव वो देते हैं। आप शिव जी के साथ हैं, उनके लिए सब बराबर हैं, उसमें कहीं कोई हायरार्की नहीं है। शिव जी की जो अपनी एक आभा है, उस आभा में कोई भी व्यक्ति उनसे बड़ा नहीं है और वो किसी को छोटा नहीं मानते। देवता भी हैं, दानव भी हैं, हर तरह के लोग हैं उसमें। और तीसरी आंख है शिव जी के ललाट पर, तो वो सबसे मतलब देवों में कहा यही जाता है कि भगवान श्री महाकाल देवाधिदेव। तो ऐसे में उस बात का जिक्र कि हमारे साथ शिव जी की बारात है, वो तमाम उनकी जो राजनीति है उस तरफ वो लेकर के जाना चाह रहे हैं। देखिए ये बातें बहुत अच्छी हैं, ये बात मैं मानता हूँ कि जिस तरह से वो वो कह रहे हैं उससे वो बेहतर कही जा सकती है, या वो खुद आने वाले दिनों में और बेहतर कह पाएंगे इन बातों को जो वो कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कि शब्दों का चयन उस तरह से अभी ना हो पाया हो सकता है कि शब्दों का चयन आने वाले दिनों में और वो बेहतर कर पाएँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स है वो बढ़िया पकड़ा है उन्होंने। और ये बात सच है कि शिव जी की बारात में तो भांग दतूरा सब चलता है और सब लोग चलते हैं, और इसी तरह से वो हर जाति समुदाय को लेकर के चलने वाली जो बात है वो उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो 6 लोग वाले हैं, चक्रव्यूह वाले हैं, और हम देखिए शिव जी की बारात लेकर के। और इसी कारण से हम कह रहे हैं कि आप कास्ट सेंसस करिए, जातीय जनगणना करिए, ताकि जो लोग हैं इस शिव जी की बारात में उनको पता चले कि उनकी जो
हिस्सेदारी है, क्या उनकी जनसंख्या के मुताबिक है या नहीं है, सब लोगों को ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। ये उनका अपना सोचने का ढंग है और वो अपनी बात कह रहे हैं। और इसी कारण से ये जो एक नई डिबेट चला दी उन्होंने, चक्रव्यूह बनाम शिवजी की बारात, ये भी अपने आप में एक ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने में आने वाले दिनों में दिक्कतें आएंगी। पर बात आपने चूँकि हलवे की कही है, तो इस हलवे सेरेमनी को समझिए कि क्या होता है कि जब बजट पारंपरिक रूप से जब हमारे देश में बनता है तो बजट मेकिंग का जो काम होता है वो बड़े गोपनीय तरीके से होता है। और दिल्ली में जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है, रक्षा मंत्री का दफ्तर है, वित्त मंत्री का दफ्तर है, गृह मंत्री का दफ्तर है और विदेश मंत्री का दफ्तर है, ये 5 जो बड़े दफ्तर हैं वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में अवस्थित हैं। राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने अंग्रेज़ों की वो बनाई हुई इमारत। तो वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में बाकायदा छापाखाना है जहाँ पर ये तैयार होता है, और जो अधिकारी वित्त मंत्रालय में होते हैं वो अधिकारी बजट मेकिंग के दौरान अपने घर भी नहीं जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल देश दुनिया से अलग हो जाते हैं। ना वहाँ सेल फोन चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। और कॉल करनी है तो फोन है, और सब बजट मेकिंग। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से हमारे देश में बजट बन रहा है यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। उनके रहने खाने सोने का सारा इंतजाम वहीं होता है, और वो बजट मेकिंग एक्सरसाइज को बहुत ही गुप्त तरीके से अंजाम दिया जाता है। और जब बजट बनकर तैयार होता है तो फिर वो देश के सामने प्रेजेंट किया जाता है। उसकी एक बात अगर बाहर आ जाए तो कई हज़ार करोड़ों के ब्यारे न्यारे हो जाएं, कोई एक जानकारी बाहर आ जाए, शेयर बाज़ार है तो दुनिया भर की बातें हैं और उस कारण से उसको गुप्त रखा जाता है। लेकिन जिस दिन गुप्त रखा जाना है और कार्यक्रम की शुरुआत होनी है बजट बनाने जाने की बात, तो एक हलवा बनता है, मुंह मीठा किया जाता है, दैट्स कॉल्ड हलवा सेरेमनी। सचमुच का हलवा बनता है और वित्त मंत्री जो है उस हलवे से निकाल करके जो लोग भी बजट मेकिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगे वो सबको देती हैं थोड़ा थोड़ा हलवा खाने के लिए, कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि अच्छी बात होने जा रही है। और एक दौर में जब हिंदू धर्म में लोग दही चीनी खिलाकर कहीं परीक्षा में हम लोग जाया करते थे तो हम खिला के भेजा करते थे। और मीठा जो है उसको शुभ से जोड़ के रखते हैं। और अब तो खाने को भाई अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा सकते हैं, पर एक दौर था जब हलवा जो है, हलवा पूरी बिल्कुल मानी जाती थी कि भाई बहुत अच्छी है, यही सबसे बड़ा खाना है। दावतों में वो हलवा पूरी बोल, जी हाँ भाई, वो दौर था जब इतने तरह के डिशेस नहीं हुआ करते थे। अब तो पंचम प्रकार के खाने आ जा, लेकिन उसमें हलवा मतलब मीठा, और किसी भोजन में अगर हलवा आ गया तो लोग खाने वाले समझते थे कि आज हमने अच्छा खाना खाया है, हलवा खाया, पूरी खाया। तो इस तरह से मतलब अब तो खैर लोगों का इनकम स्ट्राटा बढ़ गया और सब लोग अच्छा खाना और बेहतर खाते हैं, पर हलवा जो है वो सिग्निफिकेंस है। तो वो हलवा, पर उन्होंने उस हलवा सेरेमनी को फिर से बिंब के रूप में यूज़ किया। फिर से उन्होंने सिंबॉलिक तरीके से कहा कि ये जो हलवा है देश का वो कौन खा रहा है। और फिर उनका जो था कि वो जो शिव की बारात खा रही है कि नहीं, वो 20 लोग किस वर्ग के हैं उस पर आ गए। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 90 अधिकारी हैं हमारे देश में, तो उसमें ओबीसी कितने हैं, उसमें से बाकी लोग कितने हैं, उसमें से दलित कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं। कुछ उसी तरह के एनालॉजी को उन्होंने यहाँ पर फिर से प्रस्तुत किया कि ये जो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे अधिकारी, इन्हीं अधिकारियों के जरिए बजट बनना है। 20 लोग हैं, उन 20 लोगों में ये बताएं आप कि ओबीसी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, माइनॉरिटी इसी बात पे जैसे ये बोला तुरंत ही निर्मला जी का वो रिएक्शन, ऐसे मुंह वो करने वाला, तुरंत ही आ गया। तो उन्होंने आश्चर्य हुआ इस बात पे कि इस बात पे भी ऐसी बात हो सकती है। ऐसी बात, वो हलवा और वो फोटोग्राफ वो लेकर के आए थे और मना भी किया गया, लेकिन तब तक वो फोटो दिखाने में सफल हो गए। तो वो फोटोग्राफ दरअसल क्या था, वो फोटोग्राफ था कि भाई निर्मला जी हलवा निकाल रही हैं और जिन अधिकारियों को दे रही हैं, तो उसमें से उन्होंने निकाला कि ये अधिकारी जो हैं ये उस शिवजी के बारात से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, 1 या 2 को छोड़ करके। तो यानी कि जो भारत देश का जो हलवा है वो शिवजी की बारात को नहीं मिल रहा है,
वो भारत देश का जो हलवा है वो 2-3% उन्होंने कहा लोग बना रहे हैं और 2-3% के लिए ही बना रहे हैं। तो जो असंख्य जनता है भारत की, उसको नहीं मिल रहा है इस बजट का लाभ। इस बजट का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, युवाओं को नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए जो तड़प रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है जो अग्निवीर में सुधार चाहते हैं और फिर वो अपने मुद्दों पर चले आए। तो ये एक तरीका है अपनी बात को कहने का। देखिए राहुल गांधी ने किया क्या कि बजट के बारे में बात करते वक्त उन बातों को नहीं कहा कि भाई राजकोषीय घाटा कितना है इसमें, बजटीय घाटा इसमें कितना है, ये सब बातें जो टेक्निकल हो जाती हैं उस पर वो नहीं गए। सामान्य आमजन को समझने वाली बात को अपने तरीके से उन्होंने रखा और अपने मुद्दों से जोड़ा। कास्ट सेंसस का अच्छे से कर रहे हैं राहुल गांधी, टीम शायद अच्छी उनको मिली है और वो कर रहे हैं। और देखिए दूसरी बात ये भी होती है ना कि जब आप एक्सेप्ट किए जाने लगते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो आत्मविश्वास जो बढ़ता है तो आप जो भी हैं आप अपने आप से कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर आप जब अपने आप से कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप अपने आप को दुनिया के सामने जैसा भी हूँ मैं लेके आ रहा हूँ अपने आप को, ये ऐलानिया कह देते हैं। फिर दुनिया आपकी कमियों के साथ भी आपको स्वीकार करने लगती है क्योंकि सिक्का आपका चल रहा है। भाई मोदी जी का भी दौर हम लोगों ने देखा है जब 282 और 303 सीटें आई, अपने दम पर वो चुनाव जिताते हैं, ये बात तो हकीकत है। ऐसे ऐसे लोगों को वो दहाड़ जी हाँ, जो संसद के अंदर या मंचों पर नजर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अब वो थोड़ा सा डाउन, मतलब अभी डाउन दिखाई देती है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, गिरिराज सिंह कितने बड़े नेता हैं, है ना, और हिंदुत्व के मैस्कॉट हैं। अगर 5 नाम आपको मैं कहूं कि हिंदुत्व के कार्ड को सबसे प्रखरता से चलने वाला व्यक्तियों का नाम आप बताइए, चलाने वाले व्यक्तियों का नाम बताए, तो एक नाम शायद आप गिरिराज सिंह का ले लेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह तब तक कोई विधानसभा चुनाव नहीं जीते थे, लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, जब तक कि मोदी एज अ फैक्टर राष्ट्र के मानचित्र पर सामने नहीं आए थे। एमएलसी थे बिहार में, पहला जो लोकसभा चुनाव जीता उन्होंने 2014 में, दूसरा जो जीता वो 2019 में, और तीसरा, जबकि वो श्योर शॉट जैसे उम्मीदवारों में वो गिने जाते हैं, मान लीजिए जीत ही जाएंगे। लेकिन मैं उनकी हकीकत, उनके जो ये उन्हीं के जीवन की हकीकत है, मैं किसी दूसरे के जीवन की हकीकत नहीं बता रहा हूँ कि वो एमएलए का चुनाव नहीं जीते थे, बिहार में मंत्री थे लेकिन एमएलसी के रूट से थे। तो आप सोचिए कि वो अपने दम पर इस तरह के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी लेकर के सामने आए और उन्होंने अपनी एक तैयार की पूरी टीम। वो अलग विषय है कि एक टीम तैयार करने के क्रम में बहुत से जो मजबूत लोग थे उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, तो उस पर डिबेट चलती रहती है, लेकिन उन्होंने अपने दम पे लोगों को जिताया इलेक्शन, ये हकीकत है, ये सच है। पर वो जलवा जो है, जैसा कि आपने कहा, इस बार वो घट गया। इस बार जब वो घट गया उत्तर प्रदेश राज्य जैसे राज्य में, जहाँ से वो खुद चुनाव लड़ करके जीत करके आते हैं, ये तब घट गया जब आखिरी के चरण में जब चुनाव होते हैं तो सारी सीटें जीती जाती थी, यही कहते थे ना। इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने चुनाव होते थे वो आखिरी चरण में रखे जाते थे, ताकि काशी के साथ चुनाव जब होंगे तो आपने देखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सपा जीत गई है, और बिहार में आखिरी चरण में चाहे वो आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री पूर्व, उनका चुनाव वो हार गए, रामकृपाल यादव चुनाव हार गए, सब मैं आखिरी चरण की बात कर रहा हूँ। आखिरी चरण के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा हार गए। आखिरी चरण के चुनाव में आप इस देखिए, ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो हार गए लोग, बावजूद इसके कि वो आखिरी चरण था और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उस दिन वोटिंग हो रही थी। तो वो जलवा थोड़ा घट गया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और अगर उनका घटा तो राहुल गांधी का बढ़ा है। बेशक उनके पास 99 ही सीटें हैं, लेकिन वो जो उनका परिवार 52 से 99 हो गया और इनका परिवार 303 से 240 हो गया, तो 63 परिवार के सदस्य के जाने का गम और 45-50 सदस्यों के जुड़ जाने की खुशी, इस
संदर्भ में राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा खुश होते हुए लोग देखते हैं और तंज कसना शुरू करते हैं। लेकिन सोचिए, परिवार दुगना बड़ा हो रहा है या दुगने से थोड़ा कम बड़ा हो रहा है और यहाँ आपका परिवार घट जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका असर तो दिख रहा है। और एजेंडा जिस तरह से वो सेट करने में अब सफल हो रहे हैं, जाहिर है कि वो लोकसभा चुनाव में जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, पत्रकारों का मुद्दा उन्होंने उठाया, हल हुआ, अग्निवीरों का मुद्दा उन्होंने उठाया और सामने बैठे थे। आज मैंने देखा राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा नहीं मिला है उनको पैसे, आपने कहा था और ये गलत है, ये बात उन्होंने रक्षा मंत्री के सामने कही। रक्षा मंत्री खड़े हुए कि नहीं बरगलाया नहीं जाए। फिर उन्होंने कहा कि उनको इंश्योरेंस का पैसा मिला था और उनको यहाँ जब ये चर्चा उठी सदन में, उसके बाद उनको पैसा मिला। तो यानी कि उनके भाषण में उठाने से अगर अग्निवीर को पैसा मिल गया, शहीद अग्निवीर को, तो बड़ी बात है। तो इस तरह की जनता के मुद्दे उठा करके वो कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं, मुद्दे तो सामने हैं, वो उनको उठा रहे हैं। अब जो मिक्सिंग की जा रही है मुद्दों की, वो बड़ी सही तरीके से राहुल गांधी कर पा रहे हैं। वो चक्रव्यूह से जोड़ना उन चीज़ों को, वो हलवा जो सेरेमनी होती है उससे जोड़ना, तो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो बड़े स्मूथ ढंग से वो कंडक्ट कर पा रहे हैं। ये मतलब एक राहुल गांधी में एक बदलाव, एक चेंज दिख रहा है। केवल फैक्ट्स की बात नहीं करते हैं, जैसे इस देश में धर्म का बड़ा योगदान और उसकी बड़ी भूमिका होती है, और उन्होंने हर भाषण में शिव जी को, भगवान भोले शंकर को उन्होंने एक कांस्टेंट ये बना लिया है कि भाई उनकी बात तो करनी ही करनी है हमें। उससे क्या हो जाता है कि उनका जो एक उनके ऊपर होता था कि भाई वो हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, अब ऐसा थोड़ी ना है। मतलब अब देखिए कि वो हमारे शास्त्रों में, और ये बात वैष्णव और शैव दो परंपराएं हमेशा से रही हैं, और वो उसकी ऐसा लगता है कि उसमें वो विश्वास करते हैं, शिव जी के लिए बड़ा श्रद्धा रखते हैं। तो इस तरह से उन्होंने भारतीय जनमानस की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, उसका बड़ा बारीक अध्ययन किया है। और मुझे ये लगता है कि टीम से ज़्यादा वो जो यात्रा उन्होंने की, भारत जोड़ो यात्रा, और जिस तरह से लोगों को जानने का अवसर मिला, मुझे लगता है कि उसकी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका अब के राहुल गांधी में दिखाई पड़ती है, जिसमें वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लोगों के मुद्दे के ज़्यादा करीब हैं, और जो उनके शब्द भी जो हैं वो आम आदमी के शब्द हैं। चलिए, अब आम आदमी के शब्द हो गए हैं, संसद में इतना बढ़िया भाषण दिया है, तो देखते हैं रिप्लाई क्या आता है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे तो जवाब तो आएगा। अब वो जवाब क्या होगा उसको लेकर हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी के भाषण को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।